जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आज आप सभी के लिए एक बीपीएससी के मेंस का क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो आपके लिए यहाँ मैं लेकर आई हूँ। और आज के सेशन में हम सभी यह सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं। अगर आप 72, 71, 73, 4 की तैयारी में है और आप यह सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम एक आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग करते हैं, तो आप आज के सेशन से सीख सकते हैं। हालांकि एक मॉडल आंसर है, आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। यहाँ बस यह प्रस्तुत किया गया है कि किस तरीके से एक आंसर राइटिंग लिखा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत शासन अधिनियम 2019, भारत शासन अधिनियम 2019 पर हमको एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो 7 या 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपको यह पता होगा कि जो ये क्वेश्चन है ये 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है और किस तरीके से हम इसका आंसर राइटिंग करेंगे। आप सबसे पहले जब आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं तो आप कैसे लिखेंगे इस बारे में भी ध्यान देना है, क्योंकि जब आप शुरू में किसी क्वेश्चन को लेकर बैठते हैं तो आपके माइंड में आंसर नहीं आ रहा होता है कि आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो आप जो भी रेफरेंस बुक रखे हुए हैं उस बुक को देख करके ही आंसर लिखिए, या फिर आप गूगल का यूज़ कीजिए। आप जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे जो ढेर सारे वेबसाइट्स हैं यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर के, आप क्वेश्चन लिखने के बाद उसके बाद यूपीएससी बीपीएससी डालिए, आपके पास आंसर आ जाएंगे। और उस आंसर को पढ़ने के बाद आप उसको जितने भी वर्ड्स में आपको अपने आंसर को राइट करना है उतने वर्ड्स में आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 2019 पर टिप्पणी करना है। ओके, जो 2019 का भारत शासन अधिनियम था इसके ऊपर आपको लिखना है 8 मार्क्स के लिए। तो 8 मार्क्स के लिए लिखने का मतलब है कम से कम 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक आपको लिखने ही लिखने हैं, इससे कम नहीं लिखने। ओके, और इससे अधिक भी लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपका और भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसी तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेमवर्क कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि आप जानते हैं कि जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। भूमिका के बाद क्वेश्चन के डिमांड को पढ़ते हैं और क्वेश्चन जो पूछ रहा होता है उस क्वेश्चन के डिमांड को, जो मेन बॉडी होता है क्वेश्चन को, उसको लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी लिखते हैं और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन लिखने के टाइम हम यह कोशिश ना करें कि हम कुछ नया फैक्ट्स ऐड ऑन ना करें। जो भी आप लिखे हैं भूमिका में आप बस इतना समझा दें कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आपकी भूमिका से ही यह पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन समझ लिया है। क्वेश्चन का जो इंट्रो है वो भूमिका, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूजन में जो भी लिखे हैं अपने मेन बॉडी में उसको आप कंक्लूड कर देंगे। ओके, चलिए किस तरीके से लिखा हुआ है देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अब इसको ना हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं क्योंकि जो उस समय राज्य सचिव थे उनका नाम था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्होंने ही संवैधानिक सुधार की योजना तैयार की जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। यह जो भारत शासन अधिनियम 2019 है इसको मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 2019 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। इस तरीके से ये लग रहा है कि आपने क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी लिखना है तो आपने देख लिया कि भारत शासन अधिनियम जो है 1919 में शुरू किया गया था और 1919 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राज्य सचिव जो मॉन्टेग्यू थे और जो चेम्सफोर्ड थे वायसराय, इन दोनों के नाम पर ही यह जो सुधार है इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रखा गया था। इस तरीके से ये लग रहा है कि आपने क्वेश्चंस को समझ लिया है। अब हम इसके उद्देश्यों को लिखेंगे क्योंकि टिप्पणी लिखना है, तो आप अपने आंसर को इस तरीके से फ्रेमवर्क करेंगे। यहाँ दिखाने का उद्देश्य है फ्रेमवर्क दिखाना कि किस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम में डालेंगे। ओके, अब इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य। उद्देश्य में आप देख पा रहे हैं कि उद्देश्य में लिखा हुआ है
कि भारतीयों का जो शासन में प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, भारतीयों का शासन में क्या करना, भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कराना जो है यह इसका उद्देश्य था। किसका? भारत शासन अधिनियम 1919 का। ओके, इसके बाद है अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है। केंद्र स्तरीय सरकार, विधानसभा में सुधार, विधानमंडल में सुधार। इस विधानमंडल के भी दो भाग है, एक है निम्न सदन की संरचना और दूसरा है उच्च सदन की संरचना। इसके बाद वायसराय की जो शक्तियाँ है वो भी इसके तहत निहित है। हस्तक्षेप पर जो प्रतिबंध है वो भी है। विषयों का विभाजन, गवर्नर की शक्तियाँ, केंद्रीय मंत्री, विधानमंडल की शक्तियाँ, द्वैध शासन का भुगतान, ये सभी जो है वो अधिनियम की मुख्य विशेषता है, मतलब 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है। ओके, आप समझ पा रहे हैं। विषयों का विभाजन जो है वो दो तरीके से किया गया है, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। इस तरीके से हमने इसको फ्रेमवर्क में सजाने का प्रयास किया है, ताकि जब एग्जामिनर हमारा कॉपी चेक करे तो उसको ये बात समझ में आ जाए कि हमें मुख्य विशेषताएं जो है वो पता है। अगर यही क्वेश्चन 38 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसको हमने जो भी इसकी विशेषताएं बताई हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से 2-4 लाइन्स लिख देते, लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें 120 से 150 वर्ड्स में ही लिखना है। इसके बाद हम इसके महत्व को थोड़ा सा बता देते हैं कि अधिनियम का जो महत्व है वो भारतीयों में जागृति फैलाने का है। भारतीयों में प्रशासन के संदर्भ में गुप्त सूचनाएं एवं अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करना हमारा उद्देश्य है। मतदाताओं के अधिकारों का विस्तार जो है, भारत में चुनाव क्षेत्रों का जो विस्तार हुआ है जिसमें लोगों ने मतदान के प्रति समझ जो है वो विकसित हुई है, मतदान के प्रति जो समझ है वो उसमें विकसित हुई है। आगे प्रांतों में स्वशासन, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई। भारतीयों को प्रांतीय स्वशासन में जिम्मेदारियों को निर्वहन हेतु भी तैयार किया गया। इसके बाद है अधिनियम की कमियां क्या रही। तो अधिनियम में जो कमियां हैं वो कुछ इस तरीके से है, जिसको भी हमने फ्रेमवर्क में इस तरीके से हमने फ्रेमवर्क में सजाया है। ओके, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। प्रांतों के स्तर पर विषयों का विभाजन और समांतर प्रशासन दोनों ही तर्कहीन एवं अव्यावहारिक थे। अधिनियम की कमियों की अगर बात करें तो गैर जिम्मेदार केंद्र सरकार, सांप्रदायिकता का प्रसार, मतदाताओं का सीमित विस्तार, प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव एवं विषयों का अनुपयुक्त विभाजन जो है वो अधिनियम की कुछ 5 प्रमुख कमियां रही। इसके बाद अगर हम अधिनियम के परिणाम के ऊपर चर्चा करें तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा गया। अब धूप रहित सुबह कहने का मतलब क्या है कि धूप रहित सुबह का मतलब है यह एक अयोग्य जो सुधार अधिनियम था यह एक अयोग्य था और निराशाजनक था। ऐसा किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। एक कोट हमें याद था तो हमने इसे लिख लिया। आगे एनी बेसेंट ने इसे क्या कहा है? तो एनी बेसेंट ने सुधार को इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य एवं भारतीयों के प्रस्ताव के अयोग्य बताया है। ओके, अब आगे है अधिनियम के परिणाम क्या क्या निकले हैं। इसको हमने फ्रेमवर्क में इस तरीके से सजाया है कि अधिनियम के जो परिणाम है वो है सार्वजनिक प्रतिक्रिया। इसमें निराशाजनक, असंतोषजनक और अयोग्य कहा गया है, जो कि आपने ऊपर भी देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो शक्ति हेतु संघर्ष, जो कि भारतीय और अंग्रेजों में अलग अलग थी, सत्ता हेतु संघर्ष चल रही थी। वनडी प्रत्यक्षीकरण में रॉलेट एक्ट अधिनियम, आप इसको देख सकते हो। ओके, इस तरीके से हमने इसके परिणाम का भी जिक्र करा। आगे अब हम निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि हमें 8 मार्क्स में ही इसको ले जाना था। निष्कर्ष में हमने लिखा कि इन सभी दोषों के बावजूद भी जो 1919 का अधिनियम था भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। ओके, इस अधिनियम में पूर्णतः न सही लेकिन कम से कम आंशिक रूप से जो उत्तरदायी शासन है उसकी स्थापना तो जरूर हुई थी, क्योंकि पूर्ण रूप से शासन की स्थापना अगर हो जाती तो इसे हम अयोग्य या निराशाजनक न कहते, लेकिन आंशिक रूप से जो हमारी शासन है उसकी स्थापना तो जरूर हुई थी। इससे भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी बढ़ा था और भारत मंत्री के वेतन व भत्तों की को भारतीय राजस्व से न दिया जाकर ब्रिटिश राजस्व से दिया तो गया। इस तरीके के जो कुछ परिणाम निकल के आए इनको हमने निष्कर्ष में लिख दिया और हमने कंक्लूड करने का प्रयास करा कि जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था। ओके, इस तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर माना जाएगा। अगर आप इस सेशन को लेकर उत्साहित हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। इस पर और भी जो क्वेश्चंस है
जो और भी मॉडल क्वेश्चन आंसर हैं हमारे पास, हम उसको अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद।